तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सच में मैं थी तो ससुराल में, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम ही पर था। तुम्हें पता भी नहीं है नंदनी कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथ बिताए सभी लम्हों को कितना याद करके कितना उदास होती थी। मैं तब ससुराल में नई नई गई थी ना, इसीलिए पति से ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकी। सच में मेरा मन तो उस शहर में कभी लगा ही नहीं, लेकिन क्या करती, मेरी अपनी भी मजबूरी थी। बिना किसी प्रतिक्रिया के और शून्य भाव से ताकती हुई नंदनी अपनी प्रिय सहेली संध्या की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। पता है नंदनी, मैं तो हमेशा एक ही प्रार्थना करती थी कि काश कैसे भी इनका प्रमोशन हो जाए और मेरे पति अपना पोस्टिंग यहाँ करवा ले। तुम्हें पता है नंदनी, मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। मेरी सास ने तो बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। विरोध करती भी तो कैसे, वह खुद भी तो ड्यूटी वाली हैं। अक्सर उनका और मेरे ससुर का बाहर ही रहना होता है। देखो कब से मैं ही बोले जा रही हूँ और तुम शांत बैठी हो। कहो, अपना हालचाल बताओ। कहाँ हो, कैसी हो? वो कहाँ है? तुमने कभी फ़ोन नहीं किया, ना ही कभी कोई बात ही की। मुझे तो जैसे तुम भुला ही बैठी हो। बताओ तो कुछ। मैंने सवालों की झड़ी लगा दी, मगर नंदनी चुप थी। मैंने उसके चेहरे को देखा। यह क्या, हमेशा खुश दिखने वाला चेहरा मलिन था। जीवन से भरी आंखें आज थकी थकी सी थीं। आंखों की चारों तरफ झाइयाँ, बेरंग पहनावा, बड़ी अजीब सी लग रही थी। नंदनी, क्या हो गया है तुम्हें? यह तुम ही हो ना? मैंने उत्तेजित होकर पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। आप कहा करती थी ना कि सच के साथ जियो। आज मैंने सच को ही जीवन मान लिया है, मगर देखिए ना, इस सच ने मेरा क्या हाल बना दिया है। एक पतली सी हंसी की रेखा उसकी होठों तक आई और फिर गुम हो गई। मैं भौचक्की उसे देखती रह गई। नंदनी जा चुकी थी। यह वही नंदनी है, हंसती खिलखिलाती गुनगुनाती। आज 4 साल बाद मैं इस शहर में लौटी थी। पति का तबादला इसी शहर में हो गया था। मैंने फिर से उसी स्कूल को ज्वाइन कर लिया था जहाँ पहले पढ़ाती थी। मगर इन सालों में कुछ नहीं बदला था इस शहर में। अगर बदली थी तो सिर्फ नंदनी। इस अप्रत्याशित बदलाव को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। वह जीवन में हर संभव परिवर्तन चाहता है और जब अचानक परिवर्तन मिलता है तो वह चौंक उठता है। और फिर सवाल यह उठता है कि उसे स्वीकार करने में इतना समय और कष्ट क्यों होता है। मैं बीते दिनों को याद करते करते खो सी गई। एमए करने के बाद लेक्चररशिप की बहुत तैयारी की, मगर सफलता नहीं मिली। बहुत निराश हुई मैं। इसी सिलसिले में मैंने स्कूल की एक जगह वैकेंसी देखी और मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी में व्यस्त रहने लगी तो मेरी निराशा भी कुछ कम हुई। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। सभी लोग वहाँ बहुत अच्छे थे, सिवा एक के। मैं स्वभाव से अंतर्मुखी थी। स्कूल का काम करना और सीधे घर लौटना मेरी दिनचर्या थी। सभी से मेरे संबंध अच्छे थे, मगर दोस्त कोई नहीं था। सभी मुझे अच्छे लगते, मगर वह अच्छी नहीं लगती। स्कूल आते मुझे 1 सप्ताह हो चुके थे। एक दिन स्टाफ रूम में बैठी कुछ काम कर रही थी कि बगल से जोर से गाना गाने की आवाज़ें आ रही थीं। मुझे परेशानी हो रही थी। बार बार मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता और मुझसे गलतियां हो जाती। अंत में मैं उठी और पर्दा उठाया। यह क्या तरीका है? इतने जोर से गाना क्यों गा रही हो? यह स्कूल है। गाना गाने का इतना ही शौक है तो जाकर सड़क पर गाओ। मैं गुस्से में थी। यह थी मेरी उससे पहली मुलाकात। जिसे मैंने डांटा, उसने मुस्कुरा दिया। मेरे सामने दुबली पतली लंबी सांवली एक लड़की खड़ी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम नंदनी है। मैं यहाँ टीचर हूँ। पिछले 1 सप्ताह से छुट्टी पर थी, इसीलिए आज आपको पहली बार देख रही हूँ। अपना परिचय नहीं देंगी? फिर वह हंसने लगी। वैसे मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, वापस अपने काम में लग गई। नंदनी की आदत थी हर समय गुनगुनाते रहना, हमेशा खुश रहना। काम के बोझ से कितनी ही दबी क्यों न रहती, मगर हमेशा मुस्कुराना उसकी आदत थी। उसका चेहरा मलिन होते मैंने कभी नहीं देखा था। मैं उसे जितना खींची रहती, वह मेरे उतना ही करीब आना चाहती थी। मेरी उससे बहुत औपचारिक बातें होती। मुझे उसकी हर बातों से चिढ़ होती। उसकी लंबी लंबी उंगलियों में बढ़े हुए आकार के काटे गए नाखून
और उस पर हमेशा नेल पॉलिश का रंग चढ़ा रहता था। वह अविवाहित थी, मगर हाथों में हर समय मेहंदी और चूड़ियाँ देखकर ही मुझे गुस्सा आता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। स्कूल में रहते मुझे 2 महीने हो चुके थे। अब मैं नंदनी से खुलने लगी थी, मगर उससे बात करने के बदले मैं उसकी हर बातों का विरोध करती या उस पर व्यंग करती। एक दिन नंदनी मेरे बगल में बैठी डायरी में किसी का फ़ोन नंबर ढूंढ रही थी। इतने लोगों का फ़ोन नंबर रख कर क्या करती हो नंदनी? मैंने उससे पूछा। बातें। वह एक शब्द बोलकर चुप हो गई। स्कूल में सारा दिन बोलती हो, फिर भी बातों से मन नहीं भरता? मैंने पूछा। मन वैसी चीज ही नहीं होती जो भर जाए, यह कहकर उसने ठहाका लगाया। उसकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उसकी ज़रूरत से ज़्यादा स्त्री सुलभ गुणों को देखकर तो मुझे इतनी खुंदक होती कि क्या कहूँ। स्कूल में दम मारने की फुर्सत नहीं होती, मगर वह पता नहीं कहाँ से समय निकाल लेती कि कभी नाखूनों को रंगती, कभी मेहंदी लगाती या फिर अपने काले लंबे बालों को खोल कंघी करती। उसके भड़कीले वस्त्र उस पर बिल्कुल भी नहीं फबते, मगर फिर भी वह उसे ही पहनती। सीढ़ियों से कभी भी उतरती तो अपने लाल पीले दुपट्टे को लहराती हुई उतरती। यह सब देखकर मैं यह सोचती कि पता नहीं यह सुंदर होती तो क्या करती। कभी कभी मुझे बर्दाश्त नहीं होता तो पूछ बैठती, इतने रंगीन कपड़े क्यों पहनती हो? तुम पर बिल्कुल नहीं फबते। उसकी जगह कोई और होता तो बुरा मान जाता, मगर वह हंसती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती और कहती, जानती हैं आप, मैं जितने रंगीन कपड़े पहनती हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी उतनी ही रंगों से भरी हुई दिखाई पड़ती है। उस एहसास के आगे यह सोचना कि मैं इसमें भद्दी लगूंगी बहुत छोटा पड़ जाता है। मैं फिर पूछती, तुम इतनी सस्ती संवरती हो, एक टीचर होने के नाते यह अच्छा नहीं लगता। तुम यहाँ शिक्षा देने आती हो या मॉडलिंग करने? इस बात पर वह और ज़ोर से हंसती। जानती हैं, मैं जितना सस्ती संवरती हूँ, अपने को जीवन के करीब पाती हूँ। अपना जीवन मुझे सजा सवरा लगता है। मैं नंदिनी को हमेशा देखती कि वह स्कूल के एक साइंस टीचर, जिसका नाम प्रदीप था, हमेशा घुल मिल कर बात किया करती थी। जब भी समय मिलता तो वह प्रदीप के पास ही होती। जब भी लंच करती तो अपना आधा लंच उसके लिए रख देती। नंदिनी की तरह मुझे प्रदीप भी बिल्कुल पसंद नहीं था। इसका कारण था कि जब मैं नई नई आई थी तो वह हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता था, मजाक करता था। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने उसे झिड़क दिया था। तब से वह मुझसे दूर ही रहता। नंदिनी के विपरीत वह गोरा चिट्टा था। उसकी तुलना में वह बहुत सुंदर था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने नंदिनी से पूछा, प्रदीप से तुम्हारा क्या रिश्ता है? नंदिनी ने मेरी तरफ देखा। रिश्ता? क्या मतलब? क्यों तुम रिश्तों का अर्थ नहीं समझती? मैंने फिर से पूछा। रिश्ते तो जीवन में ढेर सारे होते हैं, जो जीवन के भीतर कैद होते हैं। वह तो मेरा संपूर्ण जीवन है। फिर मैं कैसे बताऊं कि उससे मेरा क्या रिश्ता है? नंदिनी ने गंभीरता से कहा। वह तुम्हें पसंद करता है? मैंने पूछा। पसंद? वह चौंक गई और फिर खुलकर बोली, वह मुझे प्यार करता है। मैं हंसने लगी और व्यंग से उससे पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हमारे बीच लगने जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी अप्रत्यक्ष नहीं है, सब कुछ प्रत्यक्ष है। हम बहुत खुले हैं। कहती हुई नंदिनी जीने से उतरकर अपनी क्लास लेने चली गई। स्कूल में वार्षिक परीक्षा शुरू हो गई थी। हम लोग बहुत व्यस्त रहते, साथ ही काम की बोझ का टेंशन बना रहता। मन हमेशा थका थका रहता। मगर नंदिनी, वह तो सदा बाहर थी, ना कभी थकती, ना ही काम का उसे टेंशन रहता। मैं परीक्षा की कॉपी चेक कर रही थी, वह भी मेरी बगल में बैठी हुई गुनगुनाती हुई अपनी ड्राइंग की कॉपियाँ चेक कर रही थी। अब उसकी गुनगुनाने पर मैं उसे टोकती रही थी। यह अंकों की जोड़ तोड़ आपको बोर नहीं करती? मेरे गणित की कॉपियों को देखकर उसने व्यंग से कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने रूखे स्वर में कहा। आप झूठ बोल रही हैं, उसने कहा तो मैं चौंक गई। आपका चेहरा साफ बता रहा है कि आप थक गई हैं, और थकान तभी होता है जब आदमी उस काम में बोरियत महसूस करता है। तुम्हारे विचार गलत हैं। जब आदमी के पास अधिक काम हो तो वह थक जाता है। शरीर है, कोई मशीन नहीं, मैंने कहा। पर मैं तो थकी नहीं हूँ। तुम्हारे पास काम ही क्या है, मैंने कहा तो वह हंसने लगी। अच्छा संध्या,
आपको ड्राइंग में रुचि नहीं है। उसमें है क्या जो रुचि हो? आड़े तिरछे रेखाओं के भीतर रंग भरे रहते हैं। मैंने कहा, यही तो कला है। आप बहुत रूखी हैं, आप क्या जाने कला को। उसने कहा, तुम ही बताओ कला क्या है। मैंने बात को टालने के लिए यूं ही पूछ लिया। यह जीवन है संध्या दी, जिसे आप आड़े तिरछे रेखाओं में रंग भरना कहती है ना, वह तो हमारा जीवन है। हमारा जीवन सादे कागज की तरह होता है, जिसका ना कोई आकार होता है ना ही कोई रंग। हम इस जीवन को आकार देते हैं और उसे रंगों से भर देते हैं, मगर आप जैसे लोग इस जीवन को सादे कागज की तरह ही छोड़ देते हैं। मैं उसकी बातों से तिलमिला गई, पर कहा कुछ भी नहीं। तभी प्रदीप सामने आ गया। वह भी बहुत थका सा लग रहा था। मुझे मौका मिल गया। यह लो नंदनी, तुम्हारा जीवन तो बिल्कुल थक गया है, बेजान, बिल्कुल सादे कागज की तरह। तो इसमें गलत क्या है? वे तो सादे कागज की तरह ही हैं। रंग तो मैं भरती हूँ उनमें, मेरे बिना वे अधूरे हैं। हमारी बातों को सुनकर प्रदीप हंसने लगा और नंदनी के बालों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ गया। नंदनी थोड़ी देर के लिए उस स्पर्श से अभिभूत हो उठी। स्कूल का ट्रिप पहाड़ों पर घूमने गया। मैं भी गई थी। सारा दिन हम बच्चों के साथ लिए घूमते रहे, पर नंदनी हमारे साथ नहीं रहती। वह और प्रदीप चुपचाप सबसे आंखें बचाकर कहीं दूर निकल जाते। मेरी निगाहें हमेशा नंदनी का पीछा करती थी। कभी कभी मैं उसकी उत्साह और खुशी को देखकर दंग रह जाती। वैसे तो नंदनी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाती। प्रदीप की सारी बातें वह मुझसे बताती थी। आज हमारे लौटने का दिन था। होटल से निकलने की हम सब तैयारी कर रहे थे। स्टेशन जाने का समय हो चुका था, पर नंदनी गायब थी। मैं जानती थी कि वह कहाँ गई होगी। सभी उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। नंदनी मुझसे कह कर गई थी कि कोई पूछे तो कह देना कि वह कुछ खरीदारी करने निकली है। वह मुझसे इंतज़ार करने के लिए कह कर गई थी। जब बहुत देर हो गई तो मैं नंदनी की कही हुई बात सबको बताई और सबको यह कहकर स्टेशन भेज दिया कि वह उसको लेकर आ जाएगी। सभी चले गए। मैं होटल में अकेली थी। बाहर बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थी। भीतर से मुझे भय था कि कहीं नंदनी नहीं आई तो। उसने और प्रदीप ने कुछ और योजना तो नहीं बनाई है ना, यह सोचकर गुस्सा भी आ रहा था। जब मुझे नंदनी की हर बातों से इतनी चिढ़ है तो मैं क्यों उसकी बातों में आ गई? आज मैंने उसकी बातों का विरोध क्यों नहीं किया? उसके लिए मैंने झूठ क्यों बोला? सभी चले गए और मैं मूर्खों की तरह उस होटल में अकेली उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा भय और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। मैं बेचैन हूँ इधर उधर टहल रही थी। बहुत समय बीत गया। आज इस नंदनी की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या है अपने आप को? मुझको मूर्ख बना गई। मैं गुस्से से पांव पटक रही थी कि तभी होटल का दरवाज़ा खुला। सामने नंदनी पूरी तरह से भीगी खड़ी थी। जी में तो आया कि उसे दो तमाचा लगा दो। मैंने गुस्से में पूछा, इतनी देर क्यों कर दी तुमने? और प्रदीप कहाँ है? वह स्टेशन चला गया। नंदनी ने कहा, वाह, तुम्हें अकेली छोड़ स्टेशन चला गया। मैंने नंदनी से और उलझकर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहा। संयोग से ट्रेन लेट थी, नहीं तो हमारी ट्रेन पक्का छूट जाती। ट्रेन में सभी बैठ गए थे। मैं नंदनी को लेकर खिड़की के पास बैठ गई, जहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुन सके। मैं नंदनी पर बरस पड़ी। हद कर दी नंदनी तुमने। तुम्हारी शर्म हया सब खत्म हो गई है क्या? तुम इतनी देर प्रदीप के साथ कहाँ थी? ऊपर से भीग भी गई थी। नंदनी बिल्कुल खोई सी थी। उसने धीरे से कहा, समय का मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें नहीं पता चला, मगर मुझे तो समय का ज्ञान था। झूठ बोलने पर तुमने मुझे मजबूर क्यों किया? मैंने उससे गुस्से में सवाल किया। जानती है संध्या दी, मैंने प्रदीप का एक नया रूप देखा। उस रूप को मैंने कभी नहीं देखा था। सच, आज वह बहुत अलग लगा। उसका रूप देखकर मैं इतनी खो गई कि उसके प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाई। नंदनी ने अंधेरे में कहीं दूर देखते हुए कहा। मैं चौंक गई। कैसा प्रस्ताव? उत्तेजित थी मैं। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे आजकल के लड़कों को तुम जानती नहीं। तुम क्या समझती हो वह तुमसे प्यार करता है? कभी नहीं। वह मौके का फ़ायदा उठा रहा है। नंदनी, तुम बिल्कुल भूली हो। फ्लर्ट करता है वह तुमसे। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति कभी प्यार ही नहीं देखा। नंदनी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि वह मुझसे सच में प्यार करता है या
नहीं, लेकिन लेकिन जब भी पास होता है तो मुझे प्यार महसूस होने पर मजबूर तो करता है। मेरे लिए यही बहुत है। संध्या दी, मेरे ठहरे हुए जीवन को सफ़र बना दिया है उसने, जो अब लगातार चलने पर मजबूर है। तुम क्या समझती हो कि वह तुमसे शादी करेगा? तुम्हें मंजिल मिल जाएगी? कभी नहीं, मैंने उसे समझाते हुए कहा। मैं सफ़र में विश्वास करती हूँ, मंजिल में नहीं। अगर मंजिल मिल गई तो मैं फिर से ठहर जाऊंगी। सफ़र के आनंद को आप नहीं समझेंगी। हर मोड़ पर नया उत्साह, नया उल्लास, नई उमंग। यह आनंद मंजिल में कहाँ है संध्या दी? नंदिनी की आंखों में चमक थी। पागल हो गई हो तुम। तुम्हारे पाँव इस वक्त जमीन पर नहीं हैं, हवा में उड़ रही हो तुम। जिस दिन गिरोगी तुम पछताओगी। मैंने फिर गुस्से में कहा, इस जीवन के बाद मुझे कुछ भी पाने की चाहत नहीं है, ना ही कोई मलाल। यह कहते हुए उसने मुस्कुरा दिया। मुझे उसकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी। मैंने अपना मुंह फेर लिया। शनिवार को स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाती थी। नंदनी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे जल्दी घर जाना पड़ता था। वह हमेशा घर से दूर जाना चाहती थी। मगर आज शनिवार के दिन वह बहुत खुश थी। मेरे पास दौड़ती हुई आई। मैं कैसी लग रही हूँ दी? बिल्कुल भूत लग रही हूँ। अरे एक तो तुम्हारा रंग ऐसा, ऊपर से तुमने काले कपड़े पहन रखे हैं। तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया है? मैंने चिल्लाते हुए कहा। जानती हैं, मैंने काले कपड़े इसलिए पहने हैं कि काला रंग मुझे पसंद है। मैं प्रदीप के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। नंदिनी ने काले कपड़े और अपने काले घने बाल खोल रखे थे। वह मेरे करीब आई। मैंने अपने आप को आईने में देखा है। मैं जानती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, फिर भी मैं आपके मुंह से एक बार सुनना चाहती थी, झूठ ही सही, कि मैं अच्छी लग रही हूँ। वह खिलखिला रही थी। तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने चिढ़ते हुए कहा। मगर मैंने तो झूठ को ही सच मान लिया है। झूठ में ही विश्वास करती हूँ, क्योंकि जब जीवन में सत्य था तो सिवा कड़वाहट के कुछ नहीं था। आज जीवन एक झूठ है तो आनंद ही आनंद है। अब आप ही बताइए कि मैं किसे मानूं, झूठ को या सत्य को? उसने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को उठाकर आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बैग उठाकर मैं घर की तरफ चल दी और वह फिल्म में अपने आप को तलाश करने जा रही थी। 7वीं घंटी चल रही थी। मेरा क्लास नहीं था। कॉपियों के ढेर के सामने बैठी मैं उन्हें चेक कर रही थी। तभी दौड़ती हुई नंदनी मेरे पास आई। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। संध्या दी, कल प्रदीप का बर्थडे है। मैंने उसके लिए उपहार खरीदा है। देखिए ना आप कि कैसा है। नंदनी, मेरे पास बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो, मैंने रूखे स्वर में कहा। मगर वह तो जिद पर अड़ गई। देखिए ना, यह घड़ी मैंने प्रदीप के लिए खरीदी है। कैसी है? मैंने एक नज़र उसे देखा। बिल्कुल पपीती जैसी है। क्या? नंदनी चौंक उठी। हद कर दी संध्या दी आपने। दिल के आकार की इस घड़ी को आपने पपीता कहा। उसके बाद तो नंदनी घंटों तक लोट पोट कर हंसती रही। फिर उसने कहा, संध्या दी आपके पास दिल नहीं है। हाँ, मेरे पास तो नहीं है, मगर तुम्हारे पास जरूर 3-4 हैं, मैं चिढ़कर बोली। तो नंदनी फिर से हंसने लगी। मैंने फिर कहा, नंदनी, अभी भी समय है, सत्य की तरफ लौट जाओ। सत्य क्या और झूठ क्या, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं, नंदनी ने कहा। जिस दिन इस झूठ के कारण गहरी खाई में गिरोगी, उस दिन इसका अस्तित्व क्या है मालूम पड़ेगा, मैंने कहा। फिर मेरी नंदनी से बात करने की इच्छा नहीं हुई और मैं उठकर चल दी। नंदनी और प्रदीप की बातें चारों ओर फैल चुकी थी। स्कूल में वह चर्चा का विषय बन चुकी थी। मगर इन सब से बेखबर नंदनी को प्रदीप के सिवा कोई और दिखाई नहीं पड़ता था, ना ही किसी की बातों का ध्यान देती थी वह। मगर मुझे प्रदीप के रंग ढंग सही नहीं लगते थे। एक तरफ प्रदीप की नीयत में खोट दिखाई पड़ती, तो दूसरी तरफ नंदनी के उल्लास को देखकर भविष्य की आशंकाओं से मैं विचलित हो जाती। फिर भी मैं अपने को समझा लेती कि मुझे क्या, उसका जीवन है, चाहे जैसे जिए। आज पूर्णिमा है संध्या दी, नंदनी ने आकर धीरे से मेरे कान में कहा तो मैं चिल्ला कर बोली। कभी अपने पूर्णिमा के चांद को ध्यान से देखा है? नंदनी बोली, हाँ देखा है। आगे बोलो। कोई चीज़ आपको खूबसूरत क्यों नहीं दिखाई पड़ती? नंदनी ने कहा। क्योंकि हर चीज़ में सत्य को मैं तलाश करती हूँ
और सत्य कभी खूबसूरत नहीं होता, मैंने गंभीरता से कहा। मैं फिर बोली, नंदनी, तुम्हारे में यही कमी है। तुम हमेशा तस्वीर का एक ही रुख देखती हो। तस्वीर के दोनों तरफ देखो, तभी अर्थात को परख पाओगे। यदि एक ही रूप से सब कुछ मिल जाए तो दोनों तरफ देखने की क्या ज़रूरत है? नंदनी ने कहा। मैं चुप हो गई। नंदनी फिर बोली, संध्या दी, आप ऐसी क्यों हैं? इतनी सुंदर हैं आप। आपको मन नहीं होता कि आपकी तरफ कोई आकर्षित हो, कोई आपसे प्यार करे, मुझसे या मेरी सुंदरता से? और फिर सिर्फ आकर्षण या प्रेम? मैंने सवाल किया। दोनों से। और रही बात प्रेम या आकर्षण की, तो हम आकर्षित होते हैं तभी तो प्रेम करते हैं, नंदिनी ने कहा। तब तुमने प्रेम को समझा ही नहीं। प्रेम में आकर्षण नहीं, समर्पण होता है, और यह सफल तभी होता है जब दोनों तरफ से हो, तभी मंजिल मिलती है, वरना यह प्रेम सिर्फ सफ़र बनकर रह जाता है, मैंने कहा। अचानक नंदनी उठकर खड़ी हो गई और कहा, मगर मंजिल तो तभी मिलती है जब सफ़र समाप्त हो जाता है, और सफ़र ही तो प्रेम है। सफ़र समाप्त तो प्रेम भी समाप्त। मैं यह नहीं चाहती, संध्या दी। और वह सीढ़ियों से नीचे उतर गई। समय बीतता रहा। नंदनी सफ़र का आनंद लेती रही और मैं मंजिल की तलाश में थी। एक दिन मैंने उसके शहर को छोड़ दिया और नंदनी मुझसे दूर हो गई। जाने क्यों, न चाहते हुए भी मैं उससे जुड़ गई थी। जीवन में पहली बार मुझे किसी की कमी का एहसास हुआ था, और संयोगवश जब दोबारा उसी शहर में बसी तो उस कमी को पूरा करने का लोभ मैं छोड़ नहीं पाई। मगर आज तो वह नंदनी थी ही नहीं जिसे मैं ढूंढने आई थी। नंदनी का यह रूप देखकर मैं दंग रह गई थी। नंदनी आज भी मेरे पास बैठी थी, मगर कभी गुनगुनाती नहीं थी, ना कभी हंसती, ना बहुत बोलती। चुप सी नंदनी हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती थी। आने के बाद पता चला कि प्रदीप यह स्कूल छोड़कर चला गया था। मैं नंदनी से सब कुछ जानना चाहती थी, मगर उसकी चुप्पी को देखकर कभी हिम्मत नहीं हुई। नंदनी की जिन आदतों से मुझे चिढ़ थी, आज उन्हीं को देखने को मैं तड़प उठी थी। उसका यह परिवर्तित रूप मैं स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। जी चाहता था कि फिर से उसी नंदनी को देखूं, उल्लास, उमंग और स्फूर्ति से परिपूर्ण। वही आंखें देखना चाहती थी जिसमें जीवन के रंगों के सिवा कुछ नहीं था। बहुत पीड़ा होती मुझे। कभी अपने आप पर हंसती कि नंदनी के साथ मैं क्यों बदल गई। कभी अपने आप पर आश्चर्य होता है कि नंदनी को कुछ भी कहने में मुझे कभी कोई संकोच नहीं होता था, मगर आज हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ कहने की। मगर एक दिन मैंने पूछ ही लिया, नंदनी, प्रदीप कहाँ है? जहाँ उसे होना चाहिए, उसने सीधा सा जवाब दिया। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। उसे मंजिल की तलाश थी, उसे मिल गई, नंदनी ने कहा। और तुम्हारी मंजिल कहाँ है? मैंने पूछा। संध्या दी, इतने थोड़े दिनों में आप मुझे भूल कैसे गई? मैंने तो कभी मंजिल चाहा ही नहीं था, सिर्फ सफ़र चाहा था, नंदनी ने कहा। तब तुम्हें मंजिल की तलाश नहीं थी, तो फिर इतनी उदास, इतनी निराश क्यों रहती हो? क्यों बदल गई हो तुम? मैंने पूछा। क्योंकि सफ़र हमेशा सुखद नहीं होता, इसमें कष्ट भी होता है, कहते हुए नंदनी चुप हो गई। वह मेरी बातों का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैं भी चुप हो गई। गर्मी के दिन थे। छत पर लेटी मैं नंदनी के बारे में ही सोच रही थी। नंदनी के इसी रूप को तो मैं देखना चाहती थी, फिर इस रूप को देखकर मैं विचलित क्यों हूँ? मैंने अपने आप से सवाल किया। उसकी जिन आदतों से मुझे चिढ़ थी, आज उसी से इतना प्रेम क्यों हो गया? नंदनी के साथ कहीं मैं भी तो नहीं बदल गई, या फिर मुझे वह पुरानी नंदनी को देखने की आदत सी पड़ गई है? तरह तरह के सवालों से जूझते हुए मैंने कई रातें बिता दी। मन में बहुत तरह के सवाल थे, पीड़ा थी, बेचैनी थी, छटपटाहट थी, मगर मेरे होठ कभी नहीं खुलते। ऊपर से जितनी खामोश थी मैं, भीतर उतना ही तूफान था, और एक दिन यह तूफान आ ही गया। बगल में नंदनी बैठी थी। मैं फट पड़ी। नंदनी, यह क्या हाल बना लिया है तुमने? नंदनी ने मुझे देखा, मगर बोली कुछ भी नहीं। नंदनी, कुछ कहती क्यों नहीं हो? मैं चिल्ला पड़ी। क्या कहूँ? आप तो इसी रूप को हमेशा देखना चाहती थी ना। मैंने आपकी बात मान ली। कहते हुए वह हंस पड़ी। उसकी इस नपी तुली हंसी को देखकर मैं और विचलित हो गई। नहीं नंदनी, तुम्हारा वह पुराना रूप तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा था, उसमें तुम्हारा अस्तित्व था,
मगर आज तो जैसे सब कुछ खत्म हुआ दिखाई पड़ता है। नंदनी, मैं कहती थी ना कि प्रदीप को तुम पहचानो, वह भरोसा करने लायक नहीं है। फिर भी तुमने मेरा कहा नहीं माना, जिसका नतीजा आज तुम भुगत रही हो। वह तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? मैंने सवाल किया। उसने मुझे पकड़ा कब था जो छोड़कर चला जाता? नंदिनी ने गंभीरता से कहा। क्या मतलब? मैं चौंक गई। संध्या दी, मैं कहा करती थी ना कि झूठ से मुझे लगाव है और सत्य से नफरत, क्योंकि झूठ जितना खूबसूरत होता है सत्य उतना ही बदसूरत। मैं बदली नहीं हूँ। बदला तो सिर्फ यही है कि आज मुझे सत्य से प्रेम है, झूठ से नहीं। तो क्या जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वह झूठ था, धोखा था? मैं चिल्ला पड़ी। हाँ संध्या दी, नंदिनी ने शांति से जवाब दिया। तो क्या प्रदीप से तुम्हारा कोई प्रेम कुछ नहीं था? मैंने पूछा। नहीं, नंदिनी ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं नहीं मानती, प्रदीप का मैं नहीं जानती, मगर तुम्हें उससे प्रेम था और इसका सबूत तुम्हारी यह आज की हालत है, मैंने कहा। मैंने नंदिनी को झकझोरते हुए कहा। नंदिनी, मुझे जवाब दो। मैं किसी दिन अपने बारे में आपको बताऊंगी। नंदिनी ने लंबी सांस खींचकर कहा। किसी दिन नहीं, आज ही बताओ। मेरे भीतर की पीड़ा को तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो नंदिनी? मैंने उत्तेजित होकर कहा। नंदिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो अतीत में जाने का प्रयास कर रही थी। संध्या दी, आप मेरे लिए जिस समय सत्य बनकर आई थी, उस समय मैं झूठ के पीछे भाग रही थी। एक खूबसूरत झूठ, एक खूबसूरत धोखा। और उसके बाद नंदिनी ने जो मुझे सुनाया, सुनकर मैं स्तब्ध रह गई थी। नंदिनी की कहानी बहुत लंबी नहीं थी, छोटी सी मगर गहरी खाई जैसी थी। बचपन में ही माता पिता के देहांत के बाद चाचा चाची के घर में पली बड़ी हुई नंदिनी सामान्य चेहरे के होते हुए भी हीन भावना की शिकार नहीं थी। चाचा चाची के खूबसूरत बच्चों के बीच में रहकर उसे अपनी बदसूरती का गुमान नहीं था, मगर धीरे धीरे उसे हीनता के आवरण से बांध दिया गया। शुरुआत हुई उसके परिवार से, फिर समाज से। विवाह के उसके कई रिश्ते टूट गए और घर के लोगों के ताने और सवालों का जवाब देते देते वह थक सी गई और तब हार कर उसने विवाह करने से मना कर दिया था। उसके इस निर्णय ने उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इस बड़ी दुनिया में अकेली नंदिनी ने किस प्रकार अपने वजूद को कायम रखने के लिए संघर्ष किया होगा, इसकी पीड़ा तो वही जानती होगी। उसकी उतार चढ़ाव भरी जिंदगी एक समतल मार्ग पर तब चल पड़ी जब उसे एक स्कूल में नौकरी मिल गई और उसकी ज़िंदगी में वह पल आया जब उसने अपने पूरे जीवन का छोटा सा हिस्सा जीना चाहा था। और जो भी उसने जिया उसे भरपूर जिया। हिंता के आवरण में लिपटी नंदिनी को खूबसूरती का एहसास तब हुआ जब प्रदीप उसकी ज़िंदगी में आया। एक झटके में इस आवरण को तोड़ नंदिनी बाहर निकल गई। प्रदीप के झूठे इजहारों को प्रेम समझ बैठी, मगर बहुत जल्दी उसे पता चल गया कि प्रदीप की जिंदगी में वह नहीं कोई और थी। नंदिनी फिर से बदसूरती के उस आवरण में लौटना नहीं चाहती थी। जिंदगी उसके इतने करीब थी, फिर भी वह उसे दूर कैसे जाने देती। मन को दृढ़ किया उसने कि कोई बात नहीं, एक तरफा प्रेम ही सही। उसने प्रदीप को यह जानने ही नहीं दिया कि वह उसके बारे में सब कुछ जानती है। उसके सामने बिल्कुल अनजान बनी रही वह। झूठ का सहारा लिया और अपनी भावनाओं से खेलने के लिए प्रदीप को मजबूर कर दिया। प्रदीप उसकी भावनाओं से खेलता रहा और वह जानबूझकर इस खूबसूरत झूठ का आनंद लेती रही। अपने कोरे कागज सी जिंदगी में उसने जबरदस्ती रंग भर लिया था और जिस दिन मैं उसे मिली उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में इतना अधिक रंग भर लिया था कि वह अब बदसूरत दिखने लगा था। फिर भी सत्य को झुठलाती रही और इस रंगीन सफ़र का आनंद लेती रही, क्योंकि वह जानती थी कि इस सफ़र की कोई मंजिल ही नहीं थी। नंदिनी, जो हुआ भूल जाओ, अब तो ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सहारा दूंगी, बस तुम थोड़ा भरोसा रखो। अब तुम्हें झूठ नहीं, सच में जीना होगा। मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन कहा है, अब अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी और तुम्हारी नैया मैं ही पार लगाऊंगी। संध्या के इतना कहते ही नंदिनी उसके गले लग गई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।